Hello students, welcome to the DSEJ's online home classes. Myself, Said Sujil Ahmed, teacher of Zoon Gul, District Ramban. मैं आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम टाइटल 3rd पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स एंड इट्स डिफरेंसेस विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म इन इंडिया। लेकिन फेडरलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया, फेडरल और यूनिटरी फॉर्म में। किसके बेस पे? कि रिलेशंस कैसे हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। उन्होंने यूनिटरी गवर्नमेंट को क्या कहा? ये उस फॉर्म की गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पे पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट के पास है और रीजनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। पहले तो रीजनल गवर्नमेंट होगी नहीं, अगर होगी भी तो पावर नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? ये उस फॉर्म की गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पे पावर्स को डिवाइड किया गया है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। इनको कौन देता है पावर? कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, कहां पे ये अपना पावर को यूज कर सकते हैं, कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, जिसका काम क्या था? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कंट्री के लिए। उसमें 3 कमिटीज बनाई गई, मेजर कमेटी, माइनर कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक, मतलब 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज तक 11 सेशंस की, मतलब मीटिंग्स की। और इन्होंने 60 कंट्रीज, तकरीबन 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 डेज लगाए और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। बाद में इसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। कब माना गया, लिया गया? 1949 में। और कंट्री में ये कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को। और वही हमारा जो है रिपब्लिक डे भी होता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ये लोग, इन्होंने जब पढ़ा बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी, तो इन्होंने ये सोचा कि हमारे यहाँ सूट करेगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि यूनिटरी। क्यों? 2 रीजन थे इनके माइंड में, 2 चीजें आई। एक, कंट्री बहुत बड़ी है हमारी। दूसरा, यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, अलग अलग रीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट से लोग रहते हैं। तो बेटर रहेगा फेडरल सिस्टम। उन्होंने ये सोचा कि फेडरल सिस्टम ही है जिससे हमारी कंट्री में गवर्नेंस जो है इफेक्टिव हो सकती, अच्छी चल सकती है। और फेडरल गवर्नमेंट की ही वजह से, पावर को डिवाइड करने की ही वजह से हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रह सकती है। तो इसीलिए उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल नाम नहीं लिखा है, ना फेडरेशन वर्ड का जिक्र है। ऐसा क्यों? हमारे यहां जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स दिया जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंडिया में किसी एग्रीमेंट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना हमारा इंडिया। जैसे कि अमेरिका बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स से जुड़ के बना था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो फेडरेशन कहना गलत होगा, ठीक नहीं होगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाएं। वहां पे है, क्योंकि वो आपको पता ही है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी सारी, और वो एक दूसरे के साथ आई सिक्योरिटी की वजह से और अपनी डेवलपमेंट की वजह से, तो उन्होंने एक फेडरेशन बनाया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नाम रखा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम तो है,
फेडरल फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन हमारा टिल्ट ज्यादा किसकी तरफ है? यूनिटरी सिस्टम की तरफ। मींस उनके फीचर्स जो हैं यूनिटरी सिस्टम के हमारी कंट्री में थोड़े से ज्यादा है। किससे? फेडरल फीचर्स से। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो मैंने अभी आपको बताया, क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही आर्टिकल जो है वो कहता है हमारा इंडिया, जो भारत जिसको कहते हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं होगा? दो रीजंस हैं। एक तो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थी जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ फिर इंडिया बना, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो अलग हो सके किससे? इंडिया से। तो इसलिए फेडरेशन का यूज नहीं किया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फेडरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? फर्स्ट, ड्यूअल पॉलिटी, गवर्नमेंट्स एट टू लेवल्स, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं फेडरल के। सेंटर के लेवल पे भी होगी गवर्नमेंट, स्टेट पे भी होती है हमारे यहाँ इंडिया में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने है पावर्स दी है दोनों को, सेंटर को भी स्टेट्स को भी, और उनके जुरिस्डिक्शंस का के बारे में भी बताया है कहाँ वो अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में। देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 लिस्ट, 3 कैटेगरीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विच गिव्स द सब्जेक्ट्स ईच लेवल हैज जुरिस्डिक्शन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट को बनाया गया है, रखा गया है, मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्या होती है? चलिए आगे देखते हैं। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं, मींस जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है पूरी कंट्री के लिए, उसमें सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। कौन कौन से आते हैं उसमें? डिफेंस आ गया, बैंकिंग आ गया, करेंसी आ गई, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, और भी बहुत सारी है। तकरीबन 100 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, 100 मैटर्स हैं जिन पे यूनियन लॉ बना सकती है। इन पे स्टेट लॉ नहीं बना सकता। डिफेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में, चाहे फॉरेन अफेयर हो, करेंसी हो, कम्युनिकेशन, इस पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, लॉ नहीं बना सकती। दूसरा है स्टेट लिस्ट, इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसमें वही मैटर्स मेंशन्ड हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कौन कौन सा है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें? 61। ओरिजिनली कितने थे? 66। और जो यूनियन लिस्ट मैंने अभी आपको बताया उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे, 3 बाद में ऐड किए गए थे। थर्ड कैटेगरी है कंकरेंट लिस्ट, जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट्स या कितने मैटर्स रखे गए हैं? 52। ओरिजिनली पहले कितने होते थे? 47। कौन कौन से मैटर्स हैं? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन वगैरह उसके रिलेटेड, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, और भी काफी सारे मैटर्स हैं जिनमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मैटर पे लॉ बनाते हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते तो दोनों चल सकते। लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ बनाया और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया होगा वही प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये 3 लिस्ट है, यही हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स है हमारे इंडिया में। थर्ड, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो मैं आपको पिछली भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं। जो स्टेट लॉ बनाएगी या सेंट्रल लॉ बनाएगी वो किसकी कंफर्मिटी में होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। अदरवाइज उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी डिक्लेयर कर सकता है नल एंड वॉइड, इनवैलिड करार दे सकता है। उनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज indestructible as laid out by the judiciary. The constitution is supreme law in India. मतलब
वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पूरी तरह से बदलने की पावर है नहीं, लेकिन मान लो फिर भी कोई ना कोई चेंजेस अगर ये लाना चाहेंगे, इसमें अमेंडमेंट लाना चाहेंगे, उसमें भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास अमेंड करने का पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लेकिन उसके पास भी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से जो चाहे वो चेंज करे, नहीं। कुछ ऐसे जो हैं यहाँ पे फीचर्स हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ये चेंज नहीं कर सकता। कौन कौन से? पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर कंट्री का। मतलब इनको जो है पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। और भी कुछ काफी फीचर्स हैं, इनको चेंज नहीं कर सकता, इनके पास पावर ही नहीं है। अगर ये कोशिश करेंगे छेड़ने की इनको, तो सुप्रीम कोर्ट इनको नल एंड वाइड करार दे सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है यहाँ पे। फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे इंडिया में जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? हमारी जुडिशरी के पास फुल पावर्स हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ जो है वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको स्ट्रक डाउन करेगा। दो फंक्शंस है जुडिशरी के, मेन दो फंक्शंस, काफी सारे हैं लेकिन मेन दो फंक्शंस है। एक तो इनको प्रोटेक्ट करना होगा, किसको? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को इनको प्रोटेक्ट करना है। और इनके पास पावर भी है, और जुडिशियल रिव्यू जो है इसकी पावर है। खुद से भी ये देख सकता है कोई लॉ वायलेट कर रहा है तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। दूसरा, जो भी सेंटर और स्टेट्स के बीच में या आपस स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको भी कौन रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा, सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें मेंशन है, जैसे कि जजेस का टेन्योर कितना होना चाहिए, मतलब किस एज तक वो हो सकते हैं, कितने ईयर की इनकी सर्विस होगी। और उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया है जुडिशरी को, कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाती है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट। और हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ताकि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, इसलिए जुडिशरी ये सब चीजें देखती है। Fifth, written constitution. The Indian constitution is not only a written document, but it is the most elaborate constitution of the world. स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लगा बनाने में, कैसे क्या, कितनी कंट्रीज को देखा गया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही है, लेकिन बहुत लेंथी भी है। सोचो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे 60 कॉन्स्टिट्यूशंस मीन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने में। उसके बाद 141 दिन 141 डेज लगाए उनने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। इतना वक्फा लगा, तो लेंथी तो होना ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है और बहुत लेंथी भी है। ओरिजिनली अगर हम देखते हैं, इसमें प्रियम्बल होता था, 395 आर्टिकल्स होते थे, जिन आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, और 8 स्केड्यूल्स भी होते थे। लेकिन आज 450 से अबोव आर्टिकल्स हैं हमारे पास। देखो, बढ़ता ही जा रहा है, अभी भी रुक नहीं रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, और ऐड होते जा रहे हैं इसमें प्रोविजंस। सिक्स्थ, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको क्या बोला था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसके प्रोविजंस को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, तकरीबन इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे जो भी प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सेंटर के रिलेशंस के लिए, और या तो जुडिशरी के रिलेटेड, इसको अमेंड करना, इसको चेंज करना या मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी सहमति चाहिए। खुद से चेंज नहीं कर सकते। कितनी? हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है हमारा इंडिया का, अगर वो सहमत नहीं होगी तो नहीं हो सकती चेंज। तो रिजिड इन मैटर्स के लिए, कुछ मैटर्स के लिए फ्लेक्सिबल भी है, जो मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ कंप्लीटली जो है फेडरल फीचर्स नहीं है, क्वासी फेडरल है हमारी कंट्री। फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो हम सिर्फ अभी फेडरल फीचर्स पढ़ रहे हैं।
7वां, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हमारे इंडिया में 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर्स के। कौन कौन सा आपको मैं बता चुका हूं। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स को हम चुनते हैं डायरेक्टली और राज्यसभा के मेंबर्स को हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स के चुनते हैं। इनको किनको? राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ये बाइकैमरलिज्म है। तो अभी जो हमने पढ़े ये सारे फेडरल फीचर्स थे। क्या क्या थे उसमें? ड्यूअल पॉलिटी थी, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और लेंथीएस्ट भी है, और डिवीजन ऑफ पावर्स भी होती है। 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में स्टेट लॉ नहीं बना सकती, सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में सेंट्रल लॉ नहीं बना सकती, सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी है पार्लियामेंट के पास, यूनियन के पास, जिन केसेस में वो स्टेट में भी लॉ बना सकती है। वो एक्सट्रीम है, आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ। कोई भी स्टेट या फिर सेंटर ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। तो पावर है जुडिशियल रिव्यू किसके पास? जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के पास। उनको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। अभी मैंने बोला रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है किन मैटर्स में? सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस जो है उनके लिए, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसको चेंज नहीं किया जा सकता इजीली। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को तो चेंज किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेकुलरिज्म आता है। सेकुलरिज्म मींस कंट्री का कोई मजहब नहीं है ना, ये हिंदू स्टेट नहीं है, ना मुस्लिम स्टेट है, ना कोई। जैसे कुछ कंट्रीज हैं हमारी, पाकिस्तान वो इस्लामिक स्टेट है, इंडिया नहीं, इंडिया सेकुलर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने पढ़ा और बाइकैमरलिज्म भी। तो यही है फेडरल फीचर्स किसके? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करिए। और पिछली जो पावर शेयरिंग की मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं और इस फेडरलिज्म की भी जो पीछे वाली वीडियो बनाई है, उनको आप देखिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको इनके नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको भी आप वहाँ से चेक करिए। तो इतना ही था आज का हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।